हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंदा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का आगमन। इसके तहत हम लोग पुर्तगालियों का आगमन, डचों का आगमन का अध्ययन विस्तार रूप से कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, यानी कि अंग्रेजों का आगमन। जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा गया हुआ है कि भारत में अंग्रेजों का आगमन। हर वाणिज्यिक कंपनियों का एकमात्र उद्देश्य होगा भारत में वाणिज्यिक एकाधिकार को प्राप्त करना, और इसी एकाधिकार को प्राप्त करने के उद्देश्य से सारी कंपनियों के बीच में, यूरोपीय कंपनियों के बीच में आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों की जीत हो जाएगी। बाकी सारी कंपनियां इसके मामले पिछड़ जाएगी और आगे चल करके इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यह सारे भारत राज्य पे अपना वर्चस्व स्थापित करके भारत को 200 वर्षों तक लगभग गुलाम बनाकर रखेगी और हमारा भरपूर आर्थिक, मानसिक हर तरह से शोषण करेगी। तो हम लोग उसी ब्रिटिश कंपनी को बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिसने हम पर 200 वर्षों तक लगभग राज किया। तो आइए हम लोग आते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में अंग्रेजों का आगमन। आगमन से पहले 1579 ईस्वी 1579 ईस्वी में सर फ्रांसिस ड्रेक ने समुद्रिक यात्रा के द्वारा संपूर्ण दुनिया का चक्कर लगाया था। वैसे दुनिया का चक्कर तो सबसे पहले फर्डिनेंड ने लगाया था, फर्डिनेंड मैगलन। लेकिन 1579 में सर फ्रांसिस ड्रेक ने दुनिया का चक्कर लगाएगा समुद्रिक यात्रा से। 1560 कर रहे हैं आगे चल करके एक अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच, नाम सुने हैं आप लोग, रॉल्फ फिंच लगभग 1588 ईस्वी में वो भारत आएगा और 1591 ईस्वी तक वह भारत में रहेगा। जब वह इंग्लैंड वापस जाएगा तो अपने साथ पूर्वी देशों के साथ इंग्लैंड के व्यापार एवं वाणिज्य की व्यापक संभावनाओं पर अपना विवरण लिखेगा, जिसको पढ़कर वहाँ के जो व्यापारी थे, अंग्रेज थे, वह भारत से व्यापार करने, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। और इसके बाद 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक एक ब्रिटिश यात्री भारत आया और लगभग 7 वर्षों तक वह भारत में निवास किया। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, उसके कितने मेंबर थे, उसका गवर्नर कौन था, इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है और कैसे उन लोगों ने एक एक करके अपनी व्यापारिक कोठी खोली। तो सबसे पहले भारत में अंग्रेजों का आगमन टॉपिक है हमारा आज का। 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी फॉर ब्रिटिश, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसी दिन रानी एलिजाबेथ कौन थी? तो ब्रिटेन की महारानी थी, जिसके शासनकाल में ब्रिटेन लगभग दुनिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करने निकल पड़ा था। रानी एलिजाबेथ ने किस कंपनी को? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ, यहाँ भारत नहीं लिखा रहेगा, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति देगा, यानी कि उसको कहते हैं चार्टर और एकाधिकार, मोनोपोली। क्यों? आखिर मोनोपोली क्या लगा? चार्टर तो ठीक है, एकाधिकार मिल गया कंपनी को, अधिकार मिल गया कि जाइए आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार करिए, लेकिन मोनोपोली क्यों?
क्योंकि अगर मान लीजिए कोई और ब्रिटिश कंपनी आकर भारत में या पूर्वी देशों के साथ व्यापार करती तो इसका लाभ क्या हो जाता, कम हो जाता। यही कारण है कि इसने एक अधिकार भी प्राप्त करने के लिए काम किया। जब कंपनी की स्थापना हुई तो उस कंपनी में के 217 साझेदार थे। साझेदार का मतलब समझ रहे हैं, शेयरधारक। उस कंपनी के जो शेयरधारक थे कितने थे, 217। और इसका जो प्रथम गवर्नर था थॉमस स्मिथ, नाम नहीं भूलेंगे आप लोग। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो थॉमस स्मिथ। और जो कंपनी के 217 शेयरधारक थे उसमें एक शेयरधारक ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ भी थी, एलिजाबेथ। अब आते हैं कंपनी का शुरुआती उद्देश्य क्या होगा, क्योंकि कंपनी तो बाद में पूरे भारत पर क्या कर ली, कब्जा कर ली, अधिकार कर लिया, इसे अपना उपनिवेश बना लिया। लेकिन कंपनी का आरंभिक उद्देश्य क्या था, तो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना और व्यापार करके फायदा कमाना। बनिए का काम क्या होता है, फायदा कमाना, व्यापार के जरिए फायदा कमाना। तो यही था, क्योंकि इंग्लैंड को बनियों का देश कहा जाता था और नेपोलियन ने कहा भी है इंग्लैंड क्या है, तो बनियों का देश है। यानी कि कंपनी भारत आया था या दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में आया था तो उसका एकमात्र उद्देश्य था व्यापार करना, यहाँ के जमीन पर कब्जा करना नहीं। यहाँ के जमीन पर कब्जा करना इसका उद्देश्य नहीं था। आखिर क्या कारण था कि बाकी जो यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियां यहाँ आई तो वह अपने काम में असफल हो गई। अंग्रेजी कंपनी के आते ही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आते ही वो सारी कंपनियां एक एक करके गौण होती चली गई। उसका महत्व भारत में कम होता चला गया, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में कम होते चला गया। क्यों? और अंग्रेजों की सफलता का कारण क्या था? अंग्रेजों की सफलता का कारण क्या था? तो अंग्रेजों की सफलता का कुछ महत्वपूर्ण कारण यहां पर बता रहे हैं हम आपको। जैसे कि एशियाई व्यापार के स्वरूप को अच्छी तरह समझना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एशियाई व्यापार के स्वरूप को अच्छी तरह समझती थी और व्यापार विस्तार में राजनीतिक सैनिक शक्तियों का सहारा भी लेने से यह नहीं चूकी। जब व्यापार का विस्तार करने के लिए राजनीतिक सैनिक शक्ति का भी सहारा लेती थी, यानी कि युद्ध भी कर लेती थी। और दूसरी बात, जब पुर्तगालियों ने भारतीय राज पर प्रभाव जमाने का प्रयास किया तो उस समय भारत के जो महत्वपूर्ण शासक थे शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इन लोगों ने उसे अच्छी तरह कुचल दिया, उसकी शक्ति को निस्ताबूद कर दिया और बाकी रहे सहे काम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर दिया, उसके प्रभाव को समाप्त कर डाला। लेकिन अंग्रेजी कंपनी यह समय के इंतजार में थी। आप देखेंगे कि जिस प्रकार इसका प्रथम जो राजदूत बन के आएगा कैप्टन हॉकिंस, वह जहांगीर के दरबार में भूमि को चूम चूम कर व्यापार करने की अनुमति मांगेगा और वो इसी का वंशज, दोनों का वंशज आगे चल करके जब 1897 क्रांति होगा तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पूरे वंशजों को मार दिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा और बहादुर शाह जफर को भारत से बाहर रंगून में मरने के लिए छोड़ देता है। एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर जिसकी मृत्यु कहाँ हुई है, भारतीय भूभाग से बाहर हुई है। इस बात को आप लोग नोट करके रखिएगा कि एकमात्र मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जिसकी मृत्यु भारतीय भूभाग से बाहर हुई है, बर्मा के रंगून में। तो किसके कारण? अंग्रेजों के कारण। तो अंग्रेज समय के इंतजार में रहता था, जब भी कमजोर इसके प्रतिद्वंदी मिलते थे उस पर यह घातक प्रहार करता था और जब मजबूत मिलता था तो उसे क्षमा याचना भी मांगने में संकोच नहीं करता था। आगे आते हैं हम लोग
ईस्ट इंडिया कंपनी, ई फॉर ईस्ट, आई फॉर इंडिया, सी फॉर कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रत्यक्ष समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में कब हुई? 1601 ईस्वी में। भारत के लिए नहीं, भारत के लिए प्रथम समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में नहीं होगी। कब होगी? 1604 ईस्वी में। फिलहाल 1601 ईस्वी में कहाँ होगी? तो जावा में, सुमात्रा में और मलक्का, इन 3 क्षेत्रों के लिए प्रथम समुद्री यात्रा होगी 1601 ईस्वी में। भारत में प्रवेश कब होगा? तो 1604 ईस्वी में। भारत की ओर देखने का प्रयास कब करेंगे? 1604 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की ओर 1604 ईस्वी में बढ़ेगी। 1604 ईस्वी, समझ रहे हैं बात? 1604 ईस्वी। इसके बाद 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रतिनिधि कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजने का काम करेगी। कैप्टन हॉकिंस भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बन के आएगा, ठीक है। और जो प्रथम अंग्रेजी जहाज भारत आएगा, उस जहाज का नाम होगा रेड ड्रैगन, रेड ड्रैगन नामक जहाज, ठीक है। और प्रथम समुद्री यात्रा से भारत आने वाला व्यक्ति भी होगा कैप्टन हॉकिंस। समुद्री यात्रा से आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन होगा? कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस कंपनी का प्रतिनिधि बन के भारत आएगा। जो रेड ड्रैगन अंग्रेजी जहाज से वह सूरत पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? सूरत पहुंचेगा, ठीक है। और मुगल सम्राट, उस समय के तत्कालीन मुगल सम्राट कौन रहता है? जहांगीर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो कैप्टन हॉकिंस के हाथ में लेटर था, पत्र था, वह अकबर के नाम पर था। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत की ओर कब देखना शुरू किया? 1604 ईस्वी में। इस समय तक अकबर जिंदा रहेगा। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में होगी। तो अकबर के नाम से पत्र आएगा अनुमति प्राप्त करने के लिए, भारत में व्यापारिक कोठी खोलने के लिए। तो मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में वह पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? मुगल सम्राट जहांगीर के मिलने वह आगरा पहुंचेगा। और किसके नाम का पत्र लेके आएगा? तो अकबर के नाम से पत्र लेके आएगा कि हमें व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए। हॉकिंस जो था, कैप्टन हॉकिंस, फारसी भाषा के साथ साथ तुर्की भाषा का भी जानकार था। कैप्टन हॉकिंस फारसी भाषा के साथ साथ तुर्की भाषा का भी जानकार था। और जो उसने सम्राट जहांगीर से मिला, जब उसने सम्राट जहांगीर से मिला तो जहांगीर के साथ उसने फारसी भाषा में बात करी। किस भाषा में बात करी? तो फारसी भाषा में बात करी। तो जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस से खुश होकर उसे आगरा में बसने की अनुमति दे दी। और साथ ही 400 का मनसबदार भी बना दिया। 400 का मनसबदार। और यही नहीं, उसको उचित जागीर भी प्रदान करी, उचित जागीर भी प्रदान करी और उसे खान की उपाधि दी। आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर जब भी कैप्टन हॉकिंस से बात करते थे तो उसे खान हॉकिंस ही कहा करते थे। जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने आगरा के दरबार में गया था तो उसने उससे व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। कहते हैं 1608 ईस्वी में सूरत में पहली अंग्रेज फैक्ट्री भी खुल गई। कब खुली? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री भी खुल गई सूरत में। लेकिन इससे पहले पुर्तगालियों का जो प्रभाव था मुगल दरबार में, वह काम कर गया पुर्तगालियों के लिए। पुर्तगाली जो थे वहां मुगल शासक जहांगीर के कान भरना शुरू कर दिए। वही कानाफूसी के चक्कर में जो सूरत में
फैक्ट्री खुल चुकी थी वो असफल हो गई। यानी कि अपने प्रथम प्रयास में अंग्रेजी कंपनी ने सूरत में अपनी व्यापारिक कोठी खोलने में असफलता मिली। तो आगे चल करके 1613 ईस्वी में, कब? 1613 ईस्वी में जहांगीर ने, तत्कालीन माने मुगल बादशाह जहांगीर ने एक फरमान दिया, ठीक है, और अंग्रेजों को सूरत में, कहा? सूरत में अस्थायी रूप से, अब ये तो टेम्परेरी साबित हो गया, अब परमानेंटली हो जाएगा, अस्थायी रूप से व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति मिल गई। अब जो है व्यापारिक कंपनी अंग्रेजी की वो क्या हो गई? सूरत में स्टेबल हो गई, अस्थायी रूप से स्टेबल हो गई। एक बार में, पहली बार में क्या हो गया था? असफल हो गया था, दूसरी बार में सफल हो गया। आ रही बात समझ में आप लोगों को? अब आते हैं हम लोग दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना, यहां देखेंगे आप लोग, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां खोला? तो मुसल्लीपट्टनम में खोला। कहां खोला? मुसल्लीपट्टनम में खोला। कब खोला? 1611 ईस्वी में खोला। तो बराबर एग्जाम में सवाल किए जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहां खोला? कहां खोला? मुसल्लीपट्टनम में खोला। कब खोला? 1611 में खोला। उत्तर भारत में पहला व्यापारिक कोठी कहां स्थापित किया? तो सूरत में किया, तो 1608 में असफल हो गया, 1613 ईस्वी में सफल हो गया। ठीक है। जो मुसल्लीपट्टनम था, दक्षिण भारत का जो जगह था, वहां पर स्थानीय बुनकर काफी प्रसिद्ध थे और उसके द्वारा बनाए गए कपड़ों की डिमांड काफी रहती थी। बहुत ही बेहतर कपड़े वो लोग बनाते थे। यही कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुसल्लीपट्टनम बंदरगाह से भारतीय कपड़ों का निर्यात करना शुरू कर दिया। यहां पर मैंने लिखा भी है, यहां से मतलब मुसल्लीपट्टनम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय बुनकरों यानी कपड़ा बुनने वालों को द्वारा निर्मित कपड़ों को, यानी उसके द्वारा बनाए गए कपड़ों को खरीद कर निर्यात किया। क्या किया? निर्यात। और निर्यात क्या करते थे? जलाकर फारस के खाड़ी में इस वस्तु का निर्यात करते थे, कपड़ों का। तो आप लोग इस बात को देखेंगे कि भारत से भारतीय कपड़ों का निर्यात करने का शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? तो डचों ने किया था। कपड़ों को निर्यात का मुख्य वस्तु बना दिया। किसने किया था? डचों ने किया था। अब लगे हाथ ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसमें लग जाएगी, वो भी कहां से? तो दक्षिण भारत से। अब आते हैं सर थॉमस रो, 1615 ईस्वी। कब? 1615 ईस्वी। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो, नाम सुने हैं? सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सूरत पहुंचा। कहां पहुंचा? सूरत पहुंचा। जेम्स प्रथम कौन है? जेम्स प्रथम कौन है? इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा। तो जेम्स प्रथम के राजदूत के हैसियत से सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आएगा। और आएगा तो कहां आएगा? सबसे पहले तो सूरत आएगा। और 1616 ईस्वी में, कब? 1616 ईस्वी में वह जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होगा। जहांगीर के कौन से दरबार में? तो अजमेर दरबार। अजमेर कहाँ है? तो ये आपको पता है, राजस्थान में है, जहां शेख मुइजुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। क्या है? दरगाह है। किसका दरगाह है? तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। तो 1616 में सर थॉमस रो जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित हुआ। सर थॉमस रो का भारत आने का एकमात्र उद्देश्य था सर थॉमस रो का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो व्यापारिक संधि करना। किसी भी प्रकार से भारतीय राजाओं के साथ मिलकर, मुगल सम्राट के साथ मिलकर, मुगल राजकुमारों के साथ मिलकर व्यापारिक संधि प्राप्त करना जिससे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका विस्तार हो सके।
तो उसने जहांगीर से जब मिला तो जहांगीर से वो व्यापारिक संधि करने में असफल हो गया, नहीं कर पाया, क्योंकि अभी भी ये पुर्तगालियों के कानाफूसी में था। लेकिन यहां पर सर टॉमस रो क्या किया कि वो गुजरात चला गया। कहां चला गया? गुजरात चला गया, जहां की जहांगीर का सबसे योग्य पुत्र शाहजहां यानी कि खुर्रम, उस समय उसका नाम क्या था? खुर्रम। खुर्रम से मिला और खुर्रम के साथ व्यापारिक संधि करने में वह सफल हो गया। खुर्रम के साथ व्यापारिक संधि करने में वह सफल हो गया। तो शाहजहां कहाँ का सूबेदार था? गुजरात का सूबेदार था, और उसने सर टॉमस रो के साथ व्यापारिक संधि करके ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी। अब क्या होगा? कंपनी का धीरे धीरे विस्तार होना शुरू हो गया। 1619 ईस्वी में, कब? 1619 ईस्वी। 1619 ईस्वी तक कंपनी का विस्तार अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा व आगरा, देख रहे हैं ना, धीरे धीरे कंपनी का विस्तार हो रहा है। 1619 ईस्वी तक अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा व आगरा में कंपनी के व्यापारिक कारखाने स्थापित हो गए। सर टॉमस रो 1615 में आया था, 1615 में आया था, 1619 में वह चला गया, और इसी में 1616 से 1618 तक वह मुगल दरबार में रहा। लगभग 2 वर्षों तक मुगल दरबार में रहा। 1615 में वह भारत आया, 1619 में वह इंग्लैंड वापस लौट गया। नोट कर लेंगे आप लोग। अब जो इतनी सारी व्यापारिक कंपनी कारखाने स्थापित हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो सारी कंपनियों का, सारी कोठियों का कोई तो एक नियंत्रण केंद्र होगा, सेंट्रल पॉइंट, जहां से इस सारी व्यापारिक कंपनियों का नियंत्रण किया जाएगा। तो यहां देखेंगे सभी व्यापारिक कोठियों का नियंत्रण सूरत से होता था। कहां से होता था? सूरत। आगे चल करके 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान मिल गया। क्या मिला? सुनहरा फरमान। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त किया। गोलकुंडा के सुल्तान से क्या प्राप्त किया? सुनहरा फरमान। इस फरमान के तहत मात्र 500 पैगोडा देकर, टैक्स के रूप में मात्र 500 पैगोडा देकर वर्ष भर गोलकुंडा के बंदरगाहों का उपयोग कर सकता था अंग्रेज। यहाँ मैंने लिखा भी है कि सुनहरा फरमान प्राप्त करके मात्र 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करके गोलकुंडा के स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया। एक अधिकार का मतलब समझ रहे हैं ना, कि यहां से अन्य यूरोपीय कंपनियों को यहां अधिकार नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया गया कि आप हमारे बंदरगाहों से व्यापार कर सकते हैं, वो भी कितना? मात्र 500 पैगोडा देकर। एक अधिकार मिलने के बाद यहां पर पुर्तगाली अब नहीं आ पाएंगे, यहां से व्यापार नहीं कर पाएंगे, डच नहीं कर पाएंगे, तो ये आगे निकल रहा है धीरे धीरे। अब इसका विस्तार पूर्वी तट पर होगा। पश्चिमी तट हो गया, दक्षिणी भारत हो गया, अब क्या होगा? पूर्वी तट। अंग्रेजों ने पूर्वी तट समझ रहे ना, ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी, यहाँ सूरत तक कर ही चुका है, मुसलीपट्टनम कर चुका है, दक्षिण भारत, ये पूर्वी, तो पूर्वी यहां हो गया। तो अंग्रेजों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना कब खोला? अपना पहला कारखाना 1633 ईस्वी में खोला।
पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना कब खोला? 1633 ईस्वी में खोला। वो भी कहाँ खोला? तो बालासोर में, बालासोर में और हरिहरपुरा में। तो इसके बाद कंपनी क्या करेगी? धीरे धीरे कलकत्ता को स्थापित करेगी। 1661 ईस्वी में उसको बंबई मिल जाएगा पुर्तगालियों से दहेज के रूप में। उसके बाद मद्रास को स्थापित करेगी और आगे चल करके यही 3 शहर मद्रास, कलकत्ता और बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन जाएंगे। और आगे चल करके सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता ही इसका मुख्य राजधानी हो जाएगा। और वर्तमान में भी भारत की यही 3 मुख्य, दिल्ली को छोड़कर क्या है, 3 महत्वपूर्ण नगर है। कौन? कलकत्ता, मद्रास और बंबई। तो बंबई का नाम भले मुंबई हो गया है, कलकत्ता का कोलकाता हो गया है, मद्रास का चेन्नई हो गया है। अंग्रेजी नाम थे इसलिए इसको हमारे हिंदी नाम के साथ चेंज कर दिए गए। तो आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही। आगे अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।